Assalamualaikum online classes Rise and Shine School. Assalamualaikum student class ninth. I am Parveen Nazir and I am your bio teacher. I am fine and I hope that you are also fine too. टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन बेटा आज जो हम टॉपिक्स अपनी डिस्कशन में लेंगे वो चैप्टर 9 के जो है वो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। पहला जो है वो क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक जो सेहत के प्रॉब्लम हैं, जो सेहत के मसाइल हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ गट्स। डिसऑर्डर का मतलब होता है ख़राबियाँ। गट का मतलब है हज़मी नाली की, यानी हज़मी नाली की क्या क्या ख़राबियाँ होती हैं, उसके डिसऑर्डर से हज़मी नाली के डिसऑर्डर से जो है वो क्या क्या डिजीज़ पैदा होती है, ये हमने पढ़ना है। यानी चैप्टर 9 में हमने जो है वो न्यूट्रिशन के मुतालिक शुरू से पढ़ रहे हैं और अब हमने इसमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन की कमी से जो इंसान की सेहत के जो मसाइल पैदा होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है, और जो इंसान की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंसान की हज़मी नाली गट होती है उसकी ख़राबी की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या ख़राबियाँ होती हैं वो हमने पढ़ने। यानी अगर गट के फंक्शन सही प्रॉपर ना हो रहे हो तो क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब पहला हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक जो है वो सेहत के मसाइल जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर फॉलोइंग, यानी जो न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक जो मसाइल होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो मुंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1 अंडर न्यूट्रिशन, नंबर 2 माल न्यूट्रिशन, नंबर 3 ओवर न्यूट्रिशन। यानी हमने जो जो है अंडर न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी, यानी बिल्कुल जिसमें ग़िज़ाइयत कम हो, माल न्यूट्रिशन यानी नाक़िस ग़िज़ाइयत, और ओवर न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की ज़्यादती। क्योंकि हम इंसान को एक बैलेंस डाइट चाहिए, यानी इंसान को अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन की एक ख़ास रेशो चाहिए। अगर वो न्यूट्रिशनल रेशो जो है वो कम है तो तब भी जो है वो इंसान की जो हेल्थ है वो उस तरीके से प्रॉपर उसकी नरिशमेंट नहीं होती। और अगर वो जो हमारी फूड की जो ग़िज़ाइयत है उसमें अगर कुछ अहम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी है तो तब भी जो है वो हमारी जो है वो सेहत जो है वो सही प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं पाती और उल्टा जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। और अगर हमने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत ले ली तो तब भी वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ना है, अंडर न्यूट्रिशन। देयर इज़ इनसफिशेंट फूड फॉर द पीपल, यानी इस मसले में क्या होता है कि लोगों को बहुत कम जो है वो ग़िज़ाइयत मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा, यानी ऐसे जो गरीब ममालिक होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिशियस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी फूड न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ जो है वो वहाँ के लोगों को जो है वो नाकाफ़ी ग़िज़ा मिलती है, यानी पूरी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती। इन दिस डेफिशिएंसी चिल्ड्रन और पर्सन रिड्यूस देयर स्केलेटन, यानी इस डेफिशिएंसी में, इस कमी से क्या होता है कि बच्चों या लोगों के जो स्केलेटन है, जो उनका ढांचा है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मरासमस, ये कंडीशन मरासमस कहलाती है। जैसे देखें इस पिक्चर में हमको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इस बच्चे की बकायदा जो है वो इसकी बकायदा हमें स्केलेटन जो है वो इसके हमें मसल्स के ऊपर बकायदा स्केलेटन महसूस होता है, यानी इसमें बिल्कुल मसल्स की तो ना होना ही नज़र आ रहा है, यानी मसल्स की बेहद कमी है और सिर्फ इसका जो है बॉडी स्केलेटन ही दिखाई देते हैं। ये जो मरासमस की कंडीशन है ये अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जब बहुत ज़्यादा इंसान को ग़िज़ाइयत की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कहत साली होती है और फूड जो है वो सही प्रॉपर नहीं मिलती, तो जो है वो इस किस्म की जो है वो कंडीशंस पैदा हो जाती है और ये ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करती है क्योंकि उनकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। अब जो सेकंड नंबर पर है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत की जो है वो नाक़िस ग़िज़ाइयत। माल न्यूट्रिशन का मतलब है नाक़िस ग़िज़ाइयत, यानी जैसे हम इस पिक्चर में देखते हैं ये एक ही एज की 2 बच्चियां हैं, जबकि ये जो फर्स्ट बच्ची है ये इसकी भी एज वही है और ये जो दूसरी बच्ची है इसकी भी एज वही है। अब ये जो बच्ची है इसने बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस डाइट ली है जिसकी हमें बाकायदा जो है वो हमें इसकी
हेल्थ से भी पता चल रहा है कि इसकी बिल्कुल अच्छी हेल्थ है। और जबकि ये बच्ची जिसको प्रॉपर जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली फूड नहीं मिली, यानी उस जो फूड इसको मिली उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मिसिंग थी, जिसकी वजह से जो है उसकी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हुई, और बाकायदा जो है ये फिजिकली भी जो है वो इस बच्ची के मुकाबले में जो है वो कम दिखाई दे रही है, यानी इसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और मेंटली भी जो है ऐसे बच्चे जो हैं वो मेंटली भी अपने हमउम्र जो दूसरे सेहतमंद बच्चे होते हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। आगे हमने क्या इसमें क्या पढ़ा है, इन दिस प्रॉब्लम आर डाइट मिसिंग इन वन और मोर बेसिक न्यूट्रिएंट्स। इस मसले में क्या होता है कि खुराक में एक या दो जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, यानी एक या एक से ज़्यादा जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, सच एज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है, ग्रोथ में हिस्सा लेता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। इस वजह से ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अगर हमारी फूड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी तो इस किस्म की जो फूड होगी वो नाकिस ग़िज़ाइयत वाली होगी, और इस नाकिस ग़िज़ाइयत की वजह से जो बच्चों की ग्रोथ है वो सही प्रॉपर तौर पे नहीं होती। वो अपने ही हम उम्र दूसरे जो अच्छी ग़िज़ाइयत देते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सही बैलेंस डाइट जिनको दी जाती है, उनसे ऐसे बच्चे जिनके अंदर जो है वो माल न्यूट्रिशन होती है, यानी जिनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी होती है, उनकी ग्रोथ कम होती है मेंटली भी और फिजिकली भी। अब थर्ड वन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि ग़िज़ाइयत की बहुत ज़्यादती। ओवर न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फूड टू द पॉइंट एट विच हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड। यानी ओवर न्यूट्रिशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ओवर कंसेप्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, और इस वजह से जो हेल्थ होती है वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादती की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फूड जो होती है वो इंसानी सेहत पर जो है वो मनफी असरात मुरतब करती है। ओवर न्यूट्रिशन कैन डिवेलप इनटू ओबेसिटी। ओवर न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़्यादती से ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटापे का मर्ज़ पैदा हो जाता है, विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ कंडीशंस। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो सेहत के जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी जो हार्ट की बीमारियां होती है वो, हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा बीपी का हाई हो जाना, कैंसर एंड डायबिटीज़ और यानी कैंसर और शुगर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। यानी ओबेसिटी इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। यानी जो मोटापा होता है वो हर बीमारी को जो है वो पैदा करने का सबब बनता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करने से, बहुत ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाइयत वाली फूड जो है वो अपनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेने से, बजाय इसके कि वो हेल्थ को अच्छा करे, वो उसमें मनफी असरात पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर और शुगर जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डिसऑर्डर ऑफ गट, यानी हजमी नाली की खराबियां या बेकायदगियां। यानी पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है वो डाइट के मुतालिक जो है, यानी जो उसमें वन और मोर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिसिंग से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमने पढ़े। अब जो है वो हमने हजमी नाली के डिसऑर्डर पढ़ने, यानी हजमी नाली की जो है वो खराबियाँ क्या होती हैं। Proper functioning of the digestive system or gut needs regular intake of balanced and germ-free diet। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या हजमी नाली के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बाकायदा उसके अफ़ाल के लिए उसे बैलेंस डाइट और जरासीम से पाक फूड की ज़रूरत होती है। ड्यू टू इनटेक ऑफ कंटिमेंटेड फूड, यानी अगर हम जो है वो एक जहरीली या गर्दो गुबार से भरी हुई ग़िज़ा लेते हैं, सम डिसऑर्डर ऑफ गट में डेवलप, तो कुछ हजमी नाली की बेकायदगियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। सम डिसऑर्डर ऑफ गट आर फॉलोइंग, कुछ डिसऑर्डर जो हैं वो हजमी नाली के कुछ जो बेकायदगियाँ वो हमने इस अपने टॉपिक में पढ़ने हैं। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है जिसे हम गट कहते हैं, उसको अपने तमाम काम प्रॉपर वे में करने के लिए
रेगुलर जो है वो बैलेंस और जरासीम से पाक फूड की ज़रूरत होती है कि जरासीम से पाक और बैलेंस डाइट जो है वो खाई जाए। और अगर जो है ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो कि जहरीली हो, जो जर्म से भरपूर हो, तो फिर हज़मी नाली के अंदर कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करनी है। नंबर 1 वॉमिटिंग, नंबर 2 डायरिया, नंबर 3 कॉन्स्टिपेशन, नंबर 4 अपेंडिसाइटिस और नंबर 5 एंट्रियोबाइसिस। यानी कुछ जो डिसऑर्डर हैं वो हमने यहाँ पर जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। यानी हमने देखा कि वॉमिटिंग यानी कै का होना, डायरिया यानी बहुत ज़्यादा जो है वो लूज मोशंस का होना, कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत ज़्यादा कब्ज़ का होना, अपेंडिसाइटिस यानी जो अपेंडिक्स की बीमारी होती है, जो अपेंडिक्स में अचानक दर्द हो जाता है और फिर जो है वो उसको बाकायदा रिमूव करना पड़ता है, उसे कहते हैं एंट्रोबाइसिस। यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थ्रेड वॉर्म का होना, बॉडी के अंदर जो है वो हज़मी नाली के अंदर छोटे छोटे वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन का बायस बनते हैं। इस बीमारी को ही एंट्रोबाइसिस कहते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ना है वॉमिटिंग। When we take food containing harmful or poisonous substances, अगर हम ऐसी फूड लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मादों से भरी होती है, कंटेंट ऑफ स्टमक एक्सपेल आउट थ्रू द माउथ बाय एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो जो स्टमक के अंदर जो एक खुदकार हरकत होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना शुरू करती है, यानी अपोजिट फॉर्म में वो मूव करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो जो फूड होती है वो माउथ के रास्ते बाहर निकल आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉमिटिंग, ये प्रोसेस वॉमिटिंग कहलाता है। यानी हमारे स्टमक के अंदर एक ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है, क्योंकि स्टमक की जो वॉल्स होती है वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वो मुसलसल फैलती और सिकुड़ती हैं और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है वो फॉर्म करती है। इसी वजह से पूरी जो गट है उसमें एक वाइब्रेशन पाई जाती है, इसकी वजह से फूड आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो जहरीली फूड के इस्तेमाल से, जरासीम से भरपूर ग़िज़ा जो कि नुकसानदेह होती है उसके इस्तेमाल से जो है, जो स्टमक की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना जो है वो माउथ के रास्ते बाहर निकल आता है और यही प्रोसेस वॉमिटिंग कहलाता है। वॉमिटिंग से पहले थोड़ा सा इंसान का दिल जो है वो मैला होता है और उसे मतली आना या नौजिया की कंडीशन होती है, और उस तरह जब वॉमिटिंग हो जाती है तो फिर इंसान का जो स्टमक है वो खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है और इस तरीके से इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये डाइजेस्टिव ट्यूब का एक डिसऑर्डर है, यानी जब हम पॉइजनस फूड लेते हैं तो उसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वजूहात होती हैं, सच एज पेप्टिक अल्सर, जो स्टमक के अंदर जो ज़ख़म है वो उसकी वजह बनता है। ट्रैवल सिकनेस यानी जो है वो सफ़र की दुश्वारी होती है, यानी सफ़र में जो है बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से ये बीमारी होती है। और अपेंडिसाइटिस यानी जो है अपेंडिक्स के जो दर्द होता है उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। यानी ये वॉमिटिंग के चंद जो हैं वो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से, इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। सेकंड जो है वो हमारा क्या है, डायरिया। ठीक है, डायरिया रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाटरी मोशन। डायरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पानी की तरह मोशन होते हैं, इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है, इसको हैज़ा भी कहते हैं। इट इज़ कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट कोलोन होता है उसका ये इन्फेक्शन होता है, और फूड पॉइजनिंग और जहरीली खुराक से भी ये होता है। ड्यू टू कंटिन्यूस डायरिया, बहुत ज़्यादा तादाद में वाटरी मोशन का होने की वजह से, द बॉडी कैन लूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पानी और साल्ट जो है वो लूज कर देती है, निकाल देती है। यानी देखें, ये जो कोलोन है, इस कोलोन की यानी स्टमक है, स्टमक के बाद जो है ये इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मली जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो क्या करती हैं, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और फिर स्टूल्स की फॉर्म में जो एक्सेस फूड होती है उसको बॉडी से बाहर जो है वो रिपेल होने में मदद देती है। लेकिन डायरिया कंडीशन में ये हो जाता है कि स्टूल हैज़ टू मच वाटर टू रीअब्जॉर्ब,
के डायरिया कंडीशन में जो स्टूल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बजाय वो पानी जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के, वो पानी जो है वो इसी स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा जज्ब हो जाता है। इसी वजह से वाटरी मोशन होते हैं और इस वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है वो बॉडी या वो जिस्म। इसलिए ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट यानी ORS का जो है वो जो सोल्यूशन होता है उसको इस्तेमाल करने से पानी की और मिनरल्स की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। यानी हैज़ा दरअसल लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन की खराबी की वजह से होता है और ये कॉन्टिनेंटेड फूड या पॉइजनस फूड के इस्तेमाल से ये जो है ये डिसऑर्डर पैदा होता है। अब तीसरा हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना। कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, यानी कॉन्स्टिपेशन को तमाम बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। इट इज द कंडीशन इन विच देयर इज इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ ड्राई हार्ड फीसेज स्टूल अकर। इस कंडीशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त फीसेज या स्टूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा तकलीफ से जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है। यानी अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है तो पानी इतना बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है कि थोड़ा सा वाटर जो होता है वो इस स्टूल के अंदर भी होता है, जो इसको थोड़ा सा मेस्टिकेटेड फॉर्म में ले आता है और इस तरह वो जो फीसेस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर हो जाए तो स्टूल्स के अंदर से इतना वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर कि ये बिल्कुल ड्राई और खुश्क हो जाते हैं और ये इस कदर ड्राई हो जाते हैं कि इनकी मूवमेंट भी जो है वो आगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिसकी वजह से एनस के रास्ते ये बहुत तकलीफ पैदा होती है और एनस के रास्ते इनको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है। ये जो डिजीज़ है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये मदर ऑफ द ऑल डिजीजेस कहलाती है, यानी तमाम बीमारियों की माँ कहलाती है। जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है उसको हर बीमारी हो सकती है, क्योंकि इससे पूरे जिस्म में एक तनाव, एक टेंशन की जो है वो कैफियत पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो नर्व जो है वो नर्व जो बहुत ज़्यादा जो असाबी निज़ाम है वो भी मुतासर होता है। इसीलिए इसको तमाम बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। हेडेक और इस किस्म की बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह से फीवर हो जाता है। इस तरह जो है वो आपकी पूरी नसें जो है वो उसमें खिंचाव पैदा होता है, यानी आपकी जो टांगों और पिंडलियों में बेहद तकलीफ होती है। ये सब इसी कॉन्स्टिपेशन का ही जो है वो नतीजा होती है। अब इसकी क्योर हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें होता क्या है, यानी इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है which absorb excessive amount of water from undigested food। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो स्टूल की फॉर्म में होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, एक्सेसिव पानी वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से वो स्टूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा खुश्क होने की वजह से सख्त हो जाते हैं। अब इसके क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है, ड्रिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से, एंड ईटिंग मोर फाइबर कंटेनिंग फूड, बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड का इस्तेमाल करने से आर द मेन क्योर। ये इसकी मेन जो है वो क्योर है, इलाज है। यानी जितने फाइबरस जो है वो कंटेनिंग फूड है, यानी बहुत ज़्यादा सब्जियों वाली जो खुराक होती है, जैसे हरी पत्तों वाली खुराक जो होती है, जिसमें प्लांट्स की तमाम जो प्लांट्स से मुतल्लिक जितनी भी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त लेयर सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर जो है वो फाइबर की फॉर्म में पूरी जो हमारी गट है, हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसको एक तरह से वॉशिंग का काम देती है, और जिसकी वजह से वो जितनी ज़्यादा वॉश होती है, जितनी ज़्यादा वो उसके अंदर जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से घूमती है, उतना ज़्यादा ये इंटेस्टाइन जो है वो अंदर से साफ़ हो जाती हैं, और जितना ये अंदर से मुलायम होती है इतना इनका फंक्शन जो है वो बेटर तरीके से होता है। इस तरह बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड के इस्तेमाल से और बहुत ज़्यादा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। अब जो हमारे पास अगली जो डिसऑर्डर है वो क्या है, अपेंडिसाइटिस।
It is the inflammation, burning, painful sensation of the appendix associated with vomiting and abdominal pain. यानी इसमें ये होता है कि अपेंडिक्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, जलन होती है, बर्निंग, पेनफुल सेंसेशन यानी बहुत ज़्यादा जलन और दर्द की कैफियत होती है, और इस वजह से जो एब्डोमिनल जो पेन है यानी पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है। अगर आपके एब्डोमिनल पेन जो है वो आपका ज़्यादा राइट हैंड साइड को है और आपको वॉमिट हो रही है तो इट्स मीन ये अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का दर्द है। और कभी कभार जो है ये लाजमी नहीं कि वो जो है वो राइट हैंड साइड ही हो, क्योंकि ये कभी कभार जो एब्डोमिनल पेन होता है ये पूरा घूम के भी आता है, ठीक है। और ये जो है वो अपेंडिक्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत से ये अपेंडिक्स का जो है वो एब्डोमिनल पेन होता है। इट कुड be due to obstruction of appendix either by feces or worm। यानी अपेंडिक्स के अंदर जो है ये जो अपेंडिक्स पाई जाती है, इस अपेंडिक्स के अंदर जो है ये अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स के अंदर जो है या तो ड्राई फीसेस जो है वो अटक जाते हैं, ठीक है, या फिर जो है उसके अंदर कोई खराबी पैदा, वैसे ड्राई फीसेस या वॉर्म ही इसके अंदर फंस जाते हैं। यानी कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में जब बहुत ज़्यादा कब्ज होती है तो वो जो ड्राई फीसेस होते हैं वो इस अपेंडिक्स के अंदर फंस जाते हैं, या फिर जिन लोगों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं वो जो वॉर्म्स होते हैं वो इस अपेंडिक्स के अंदर फंस जाते हैं। यानी either by feces or worm which cause localized swelling and pain in right side of the lower abdomen। यानी उससे ये होता है कि राइट साइड के जो निचला एब्डोमिनल का हिस्सा है उसमें दर्द भी होता है और स्वेलिंग भी महसूस होती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, और ये प्रोसेस जो है वो अपेंडिसाइटिस कहलाता है। इसका यानी ये अपेंडिक्स छोटी सी बारीक सी यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दर्द और पेनफुल सेंसेशन की कैफियत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो अपेंडिक्स होती है इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई वॉर्म या कोई फीसेस जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से इसमें रुकावट आ जाती है और इसी वजह से पेनफुल सेंसेशन जो होती हैं, और इसको फिर फौरी तौर पर जो है वो फौरी तौर पर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसको फौरी रिमूव किया जाता है, ताकि जो है वो बॉडी को किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना पहुंचे। ये भी एक डाइजेस्टिव ट्यूब के डिसऑर्डर में ये जो है वो अपेंडिसाइटिस भी एक डाइजेस्टिव ट्यूब का ही डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो क्या है, एंड्रोबायसिस। एंड्रोबायसिस यानी थ्रेड वॉर्म्स। थ्रेड वॉर्म कॉज अ डिजीज कॉल्ड एंड्रोबायसिस। थ्रेड वॉर्म से जो बीमारी पैदा होती है उसको एंट्रोबायसिस कहते हैं। एंट्रोबायसिस की मीनिंग जो अगर हम उर्दू में लेते हैं तो ये चनने काटना, यानी बारीक बारीक वॉर्म्स होते हैं थ्रेड की तरह, वो जो है ये एंट्रोबायसिस की बीमारी को सबब बनते हैं। These threads like worm which live in a large intestine of man। ये इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में ये worms जो है थ्रेड वर्म ये पाए जाते हैं। यानी अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को रात के वक्त जो है वो उसके एनस जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन की वजह से वो सो भी नहीं पाते और वो बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर्स की मदद से खुजाते हैं अपने एनस पोर्शन को, जिसकी वजह से वो एग और स्पोर जो थ्रेड वॉर्म के होते हैं वो उनकी उंगलियों के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं। और फिर अगर हम हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल नहीं करते, हाइजेनिक हैबिट्स नहीं अपनाते, तो अगर वो बच्चा जो है वो उसी तरह अपनी फिंगर को जो है वो उससे कोई चीज़ खा लेता है या वैसे फिंगर मुंह में डालता है तो उससे भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इससे भी ये जो थ्रेड वॉर्म है ये बॉडी में और ज़्यादा जो है वो नरिशमेंट पाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बारीक बारीक धागे नुमा जो है वो कीड़े होते हैं। इनका क्योर हम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज हम कैसे करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइजेनिक हैबिट्स, यानी बाकायदा इलाज करवाने से और हाइजेनिक हैबिट्स को अपनाने से, यानी हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को अपनाने से कैन ओवरकम द थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन। हम थ्रेड वॉर्म के इन्फेक्शन पर काबू पा सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनमें गट का ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इस किस्म के ही जैसे पिन वॉर्म है या जो राउंड वॉर्म जो इंसान के अंदर पाया जाने वाला उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब में पाया जाने वाला इंटरनल पैरासाइट होता है, ये जो है वो और बाकायदा ये जो थ्रेड वॉर्म है ये
बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएं, तो उस बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो वो फूड न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करता है, वो फूड न्यूट्रिएंट्स जो वो इनटेक लेता है, यानी वो जो अपने मुंह के रास्ते अपनी बॉडी में हासिल करता है, वो बजाय इसके कि डाइजेस्ट होने के बाद उसकी बॉडी की नरिशमेंट में इस्तेमाल हो, वो इन थ्रेड वॉर्म के, क्योंकि ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, तो वो इनकी खुराक का ज़रिया बन जाते हैं और इस तरह बच्चे की जो बॉडी नरिशमेंट है वो भी इफ़ेक्टेड होती है, वो मुतासर हो जाती है। यानी ये भी एक हज़मी नाली का डिसऑर्डर है। अब हमने जिस तरीके से इस अपने चैप्टर में जो है वो 2 तरह के डिसऑर्डर पढ़े, अब वही जो 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं उसी के मुतालिक हमने होमवर्क लेना है। राइट डाउन एंड लर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। आपने लिखना भी है और याद भी करना है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने पढ़े हैं, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी, नाक़िस ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाइयत की ज़्यादती। ये जो 3 हमने हेल्थ प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है, जो हम होमवर्क की शक्ल में आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, राइट डाउन एंड लर्न डिसऑर्डर ऑफ गट। जो हमने ये गट के डिसऑर्डर पढ़े, जो हज़मी नाली की हमने बेकायदगियाँ पढ़ी हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज़ पढ़ी हैं, इनको हमने याद भी करना है और लिखना भी है। Write down chapter number 9 exercise page 160 and 161 in your bio register। बेटा चैप्टर नंबर 9 के ये लास्ट 2 टॉपिक्स थे हमारे पास। आज आपने चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है पेज 160 पे और 161 पे, वो आपने अपने बायो के रजिस्टर में सॉल्व करनी है। जो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हैं, वो आपसे क्विज की शक्ल में हमने पूछे हैं। आपने जो है वो बाकायदा उनको अपने इन लेक्चर्स के मुतालिक ही वो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं जो लेक्चर हमने आपको दिए हैं, आपने उनको सॉल्व करना है उस एक्सरसाइज को और अपनी रजिस्टर पर सॉल्व करना है। देन उसके बाद आपने, यानी आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 10 का टाइटल पेज तैयार करना है। बेटा आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।